नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात हिमाचल के रंग बिरंगे रंगों से करवाते हैं और हर बार हम एक नए रंग के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो दर्शकों, आइए आज भी हम आपको एक नए रंग से मिलवाते हैं और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे संगीत से। जी हाँ दर्शकों, कहते हैं जो संगीत है जब सब सुनते हैं तो वो जोड़ता है दिलों को, रूहों को, आत्माओं को। तो दर्शकों, आइए आज भी आपको इसी संगीत के साथ जोड़ते हैं और आज इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान होगी दिशा ठाकुर जी से, जो कि सिंगर है। तो आइए अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैम हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। और मैं दूरदर्शन का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने ये मंच दिया है कि मैं अपने कुछ विचार रख सकूँ। बिल्कुल मैम, जैसे कि हम सभी जानते हैं जब भी हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं या हम घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलने वाले होते हैं, तो एक पॉजिटिविटी के साथ हम अपनी शुरुआत करते हैं। तो मैं चाहूँगी हमारे आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी हम पॉजिटिविटी से करें। और जैसे कि आप गाती हैं, सिंगर है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत एक भजन से कर दें। जी ज़रूर। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हर्ष हर्ष जग गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बिल्कुल मैम, बहुत बेहतरीन, कितनी खूबसूरती से जो है आपने ये भजन गाया। और अगर इस तरह से हमारे दिन की शुरुआत हो तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है जी। तो अब हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से और जानेंगे आपके बारे में और संगीत के बारे में। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं जब भी हम किसी कला में आगे जाते हैं या किसी चीज़ में हम आगे जाते हैं तो हम उस चीज़ को उस कला को अपनी तरह से समझते हैं और अपनी तरह से उसमें आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप किस तरह से संगीत को समझती हैं और क्या कहना है आपका अपने एक्सपीरियंस और संगीत के बारे में। जी देखिए, अगर आप मुझसे मेरी एक डेफिनेशन पूछेंगे म्यूज़िक की, तो मेरे लिए तो म्यूज़िक लाइफ है। और मैं ये मानती हूँ कि म्यूज़िक आज की डेट में एक मेडिसिन के तौर पे भी काम करता है। क्योंकि देखिए, आप टेंशन में हैं तो आप एक कोई अच्छा सॉन्ग सुनेंगे, आपका मूड ऑटोमेटिकली क्या होता है कि चेयरअप हो जाते हो आपकी, हाँ आपको एक स्माइल आ जाती है फेस पे। और संगीत का क्या है कि देखिए, आप अगर आप फ्री हैं फिर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं फिर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं। तो म्यूज़िक मेरे लिए तो एक डेफिनेशन यही है कि म्यूज़िक एक लाइफ है मेरे लिए, कि हाँ म्यूज़िक एक ऐसा पार्ट है लाइफ का जो आपको मेंटली बहुत स्टेबल रखता है। क्योंकि आप किसी अगर टेंशन में हो, देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो अगर मैं किसी टेंशन में हूँ तो मैं गाने सुनना शुरू करती हूँ और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा मूड ऑटोमेटिकली ना ठीक हो जाता है कि वो टेंशन कहाँ गायब हो जाती है मुझे खुद ही समझ में नहीं आता है। बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने अभी बताया कि कला से किस तरह संगीत को आप किस तरह से समझती हैं और क्या आपका कहना है। तो जब भी हम शुरुआत करते हैं तो पहले हम बचपन में लेके जाएंगे आपको थोड़ा सा और स्कूलिंग की हम बात करेंगे। तो जब हम स्कूल में होते हैं कई सारे हमारे थॉट्स होते हैं, शौक भी होते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो आपका स्कूलिंग एक्सपीरियंस किस तरह का रहा और अगर हम संगीत से जुड़ाव की बात करें तो क्या उस समय भी आपका संगीत से जुड़ाव रहा। जी देखिए, अगर जुड़ाव की हम बात करें ना तो छोटा बच्चा होता है, अब पता नहीं होता, हमें समझ नहीं होती इतनी कि क्या है। और उस समय हमारे पास इतनी सुविधाएं भी नहीं थी कि हम फ़ोन पे गाने सुन रहे हैं या क्या है। हम बच्चे खेलते थे बाहर, क्योंकि हम उस जनरेशन के बच्चे हैं कि हम आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्टिव रहते थे। तो इतना कुछ पता नहीं था कि हाँ मैं गाती भी हूँ क्या है। हमारे स्कूल में एक कॉम्पिटिशन था तो उसमें मेरी एक फ्रेंड है, वो पार्टिसिपेट कर रही थी, वो गा रही थी और मैम उसे बता रही थी कि इस तरह से इसे गा। मैं वहाँ बैठी थी, मैंने अचानक से ही मैंने कहा कि मैम मैं ट्राई करूँ इसे ज़रा। मैंने गाया और मैम ने कहा कि तू इतना अच्छा गाती है तो तू ट्राई क्यों नहीं करती, तू पार्टिसिपेट कर इस कंपटीशन में, क्योंकि एक को किसी को आगे लेकर जाना था।
तो उस समय उन मैम की वजह से मुझे ये पता लगा अच्छा मैं गाती भी हूँ। अगर एक सच्ची एक बात बताऊँ कि हाँ, मुझे तब समझ आया कि अच्छा मैं गाती भी हूँ यार। क्योंकि मैं ट्राई नहीं किया, जैसे मैंने आपको कहा कि सुविधाओं का एक उस समय थोड़ी कमी रहती थी। आज के बच्चों को आप देखेंगे तो यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, उस पर गाने आ रहे हैं, तो बच्चों को अपना इंटरेस्ट जो है पहले समझ आ रहा है, क्योंकि कुछ का इंटरेस्ट तो उसी से बन रहा है कि उस पर देखा और उसको समझा, अरे मुझे भी ये चीज़ करनी है। हमें ये चीज़ें पता ही नहीं थी, हमारे पास इस तरह की सुविधाएं ही नहीं थी। तो मुझे वहाँ का स्कूल का अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने गाया और मैम ने मुझे स्टेज पे खड़ा किया कि तू गाएगी, कोई बात नहीं, मुझे पता है तू गा रही है और तू गा लेगी। उस समय मुझे समझ आया कि अच्छा यार मैं भी गा सकती हूँ। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट ना और ज़्यादा बिल्टअप हुआ। मतलब वहाँ से शुरुआत की अगर हम बात करें तो आपकी शुरुआत स्कूल से ही हो गई थी? जी, स्कूल से। वो एक मतलब एक स्टार्टिंग थी मेरी, आप कह सकते हो कि मुझे खुद भी पता नहीं था उस समय तक। उस समय से मुझे पता लगा अच्छा मैं गा सकती हूँ, तो चलो वहाँ से एक स्टार्टिंग हुई और इंटरेस्ट नेचुरली मेरा जो है बढ़ता चला गया। जी बिल्कुल। जैसे कि जब हम जानते हैं कि जब बच्चे हमारे पास कुछ कहते हैं कि हमें ये करना है तो पेरेंट्स एक तरह से रिएक्ट करते हैं एक सर्टेन वे में। तो जब आपने बताया घर पे कि आपको सिंगिंग करनी है या शौक है आपको या आप आगे जा रही हैं संगीत में, तो वो पेरेंट्स का सपोर्ट किस तरह से आपको मिला और एक छोटी एज में कितना ज़रूरी था वो? जी देखिए, पेरेंट्स का सपोर्ट तो चाहे एज छोटी है या बड़ी है, मैं कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके साथ के बिना मुझे नहीं लगता कि हम आगे कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तो देखिए क्या होता है, स्कूल टाइम है, ठीक है बच्चा गा रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है पेरेंट्स को कि अच्छा मेरा बच्चा स्टेज पे खड़ा है। हाँ, आगे चलकर थोड़ा ऐसा होता है, थोड़े बड़े हो गए, फिर लगता है कि हाँ अब तुम कुछ और भी कर लो, गाना ही थोड़ी है। पर फिर भी जब मैंने कहा, उनको समझाया कि हाँ मुझे जो है म्यूज़िक में इतना इंटरेस्ट है कि मुझे सीखना भी है और मुझे एक प्रोफेशनली इस चीज़ में कुछ आगे करना है और चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट नहीं जा रहा है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। वो चाहे सीखने के लिए भेजना हो और बहुत सी चीज़ों में देखिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हमें फाइनेंशियली भी होता है कि हाँ हम सीखने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें फाइनेंशियली भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। तो हर चीज़ में फैमिली ने हमेशा ही सपोर्ट किया है। जी बिल्कुल। जैसे अभी हमने आपके स्कूलिंग की बात की और किस तरह से सपोर्ट मिला वो बात की, लेकिन स्कूल के बाद जैसे कि हम कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग जगह पे भी जाते हैं, तो क्या यही जो सफ़र था आपका कॉलेज तक गया और कॉलेज में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? जी देखिए, म्यूज़िक का सफ़र जैसा मैंने कहा कि वो चल रहा है और अभी भी चल ही रहा है। तो कॉलेज में भी यही था कि हाँ कॉम्पिटिशन में भी जा रहे हैं, यूथ फेस्टिवल्स होते हैं कॉलेज से, तो वहाँ पे भी जाते थे। और कॉलेज का मैं आपको एक किस्सा ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमारे जैसे फ्रेंड सर्कल होता है, तो उनका क्या होता है कि वो किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो अच्छे स्कोर जो है कर लेते हैं। अब हमारी परसेंटेज थोड़ी म्यूज़िक वालों की ज़्यादा बन जाती है, बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और हम उसको कर लेते हैं अच्छे से। उन्हें लगता था कि बहुत ईजी है, तुम लोग म्यूज़िक में नंबर ले लेते हो, तुम्हारी इसलिए स्कोरिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो मैंने एक बारी उनको वैसे ही कह दिया, मैं कहा ये एक राग है और ये इसमें देखो ये नोटेशन है, मुझे तुम सिर्फ इसे लर्न करके लेकर आना, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि अगर म्यूज़िक सब्जेक्ट है तो वो बहुत इजी है और नंबर ले रहे हैं, ठीक है कौन सी बड़ी बात है, अरे बहुत इजी, इनको क्या यही तो लिखना तो है। लेकिन फिर उस समय मैंने उन्हें समझाया कि आप जो समझ रहे हो म्यूज़िक को, म्यूज़िक वो नहीं है कि ये इतना ईजी है या क्या है। पहली बात आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, दूसरी बात इसमें मेहनत भी लगती है सीखने में, जितना ईजी आप सोच रहे हो उतना वो है नहीं है। उस समय से मैंने, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उनको थोड़ा ऐसा हुआ कि नहीं यार हम इसे फालतू में बोलते हैं कि म्यूज़िक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और ऐसा नहीं कि इतना इजी है कि आपको ऐसे आ जाएगा चुटकियों में। जी बिल्कुल, मतलब कहा जाए कि जो चैलेंज है वो आपको फेस भी करने पड़ेगा। जी डेफिनेटली। चैलेंजेस की तो हम आगे बात करेंगे और जानेंगे भी क्या क्या चैलेंजेस थे, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे कि अभी आपने कॉलेज की बात की, तो जब हम स्कूल से कॉलेज की तरफ जाते हैं तो एक संगीत होता है, कोई फेवरेट हमारा सॉन्ग होता है जो पक्का आप गुनगुनाती भी होंगी अक्सर। तो मैं जानना चाहूँगी कि वो कौन सा सॉन्ग है और मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए उसको थोड़ा सा गुनगुना दें। जी ज़रूर। देखिए, जब हम कॉलेज में थे ना तो मेरा फ्रेंड सर्कल था, वो एक सॉन्ग मुझसे बहुत ज़्यादा सुनते थे। उनका वही होता था, यार वो गाना सुना दे, तो मैं वही सॉन्ग गाऊंगी। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला,
क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल साथ है। हंस के तूफानों से कह दो, मिल गया साहिल मुझे, आपकी नज़रों ने समझा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जो है ये आपने गीत गाया है। और अब मैं समझ सकती हूँ कि आपके फ्रेंड्स क्यों कहते थे कि आपको ये वाला गाना गाना है। जी, जी, जी। क्योंकि इतनी मिठास है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, कॉलेज की हमने बात की, स्कूलिंग की हमने बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम संगीत की शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं से हम सीखते हैं। जैसे कि आपने भी बताया था कि जब वो ज़माना था, वो टाइम था, तो इतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास जैसे आजकल सोशल मीडिया है। तो उस टाइम सोशल मीडिया इतना नहीं था। तो जब आपने सीखने की शुरुआत की, तो वो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, प्रोफेशनली नहीं है, जब आपने शुरुआत की तो वो सीखना कहाँ से आपने शुरू किया? जी, देखिए जैसे जहाँ मैं पहले पढ़ी हूँ तो 8th तक वो स्कूल था, तो 9th में स्कूल चेंज हुआ। तो वहाँ पे मुझे पता तो लगेगा था ऑब्वियसली कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा है। तो मैंने वहाँ पे म्यूज़िक सब्जेक्ट रख लिया था। तो एक शुरुआत का जो एक सीखने का दौर था वो वहाँ से शुरू हो गया था। तो उसके बाद देखिए वहाँ सब्जेक्ट रखा, फिर वहाँ पे सीखा, फिर कॉलेज गए, फिर कॉलेज में भी म्यूज़िक सब्जेक्ट रख लिया था। बट कॉलेज में ये हुआ कि कॉलेज में मुझे पता नहीं क्या कहाँ से इंटरेस्ट आया कि अब मुझे सितार सीखना है। कॉलेज में जाके मैंने इंस्ट्रूमेंट रख लिया। तो वो सितार तो सीख रही थी लेकिन कहीं ना कहीं गायकी की तरफ ज़्यादा फोकस था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जो है वो वोकल की क्लासेस में मिलती थी। हमारे जो सितार के सर होते थे तो उनका दिशा, तो या तो तू वोकल ही रख लेती फिर या फिर अगर आप इंस्ट्रूमेंट रखा है तो इंस्ट्रूमेंट सीख लो। फिर मैंने आफ्टर जो है ग्रेजुएशन फिर डिसाइड किया कि नहीं, अब और सीखना है और वोकल ही सीखना है। दिशा तू थोड़ा भटक रही है रास्ते से। अगर मुझे गाने में इंटरेस्ट है तो गाना ही सीखना है। लेकिन जो ये 3 साल जो कॉलेज के थे उसमें भी हमने सितार के साथ जो हमारे वोकल के टीचर्स होते थे कॉलेज में, उनसे भी वोकल का हमने बहुत ज़्यादा सीखा है। चाहे वो सिंपल गाने हो या कोई भी अदर सॉन्ग्स की बात करें, या वो हमें जो कॉम्पिटिशन्स में जाते थे तो हमें वोकल में भी वो लेकर जाते थे साथ में। मतलब कहा जाए तो आपकी स्टडी के साथ साथ जो है आपके संगीत की जो है वो भी प्रैक्टिस होती रही। लेकिन अगर अब हम बात करें प्रोफेशनली कि जब हम एक प्रोफेशनली किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अब हम उस चीज़ में अपना करियर बनाएं या अब हमें उस ऑप्शन को ही चूज़ करना है अपनी लाइफ के लिए, तो वो शुरुआत कैसी हुई? और प्रोफेशनली अगर हम संगीत सीखने की बात करें तो वो आपने कहाँ से सीखा? जी देखिए, जब मैंने कॉलेज पास आउट किया तो उसके बाद पहले मैंने 1 साल जॉब ज्वाइन की, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आपको कुछ आगे स्टेप लेना है तो आपको थोड़ा फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है। फैमिली का कहूँगी तो ऐसा नहीं है कि वो कभी मना करते किसी चीज़ के लिए, लेकिन हमारे मन में, मैंने कहा ना उस जनरेशन के बच्चे कि हम शायद थोड़ा ज़्यादा सोच लेते थे कि यार पेरेंट्स कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे। मना तो वो डेफिनेटली कभी नहीं करते। तो मैंने पहले 1 साल जॉब की। उसके बाद मेरी फ्रेंड्स ने न्यू शिमला में एकेडमी है, केतन म्यूज़िक एकेडमी, वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया था। तो मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने कहा कि यार मुझे ना म्यूज़िक सीखना है, तो मुझे तुम एकेडमी बताओ। तो फिर मुझे पता लगा, उन्होंने कहा कि यार हम भी तो सीख रहे हैं, ऐसे हम वहाँ जाते हैं, तो तू आ जा न्यू शिमला। इनफैक्ट मुझे थोड़ा ऑपोजिट पड़ता था, फिर भी आई डिसाइडेड कि नहीं यार, जब सीखना है तो ऑब्वियसली जाना तो पड़ेगा। फिर हम केतन म्यूज़िक एकेडमी गए, वहाँ पे मेरे गुरुजी हैं श्री मनोज तोमर जी। 6 साल मैंने उनसे सीखा है और 6 सालों में मैं आपको कहूँ तो इतना उनका सपोर्ट रहा है। हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम एक गुरु के साथ बैठे हैं। वो सिखा रहे हैं, वो हम उनसे अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर रहे हैं, वो हर कॉम्पिटिशन्स के लिए हमें भेज रहे हैं। मतलब उनका ये होता था कि तुम करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मुझे सिर्फ एज अ गुरु मत लो। वो एक फादर फिगर थे। 6 साल जो हमने उनके साथ वो सीखा है, वो जो दौर हमारा वहाँ पे रहा है सीखने का, उन्होंने हमें ऐसे सिखाया कि हमें फील ही नहीं हुआ कि यार कोई डांट रहा है या कुछ है। स्मूथली सिखाना, एक फादर की तरह ट्रीट करना, प्रॉब्लम है तो वो सुनना, आए क्यों नहीं थे, कई बार होता है हम नहीं भी जाते हैं बीच में, आए क्यों नहीं तो डांट भी पड़ेगी, दिखती बात है। तो बहुत सपोर्ट रहा है। और उनके साथ साथ मैं कहूँगी कि उनके बेटे हैं केतन तोमर, तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है कि हमें अब सर का क्या होता है, ठीक है इतने बजे तक क्लास है, हम घर चले गए, तो थोड़ा कहीं ना कहीं हेजिटेट होता था कि यार अब ये आ नहीं रहा है तो हम सर को कैसे कॉल करें। तो हम क्या करते थे, केतन को कॉल करते थे, यार आज हमें ये सर ने करवाया था तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है तो ये बता दे। तो हम
गॉड के ग्रेस से इतने ज़्यादा लकी रहे हैं गुरु के मामले में जी। कि उनका अभी भी स्टिल अगर मैं कहूँ तो अभी भी बहुत सपोर्ट है कि हम कहीं अगर जा रहे हैं, कोई कंपटीशन है, कोई रिकॉर्डिंग है, कुछ भी है तो वो हमेशा खड़े हैं जी कि दिशा तुम्हें कभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ है, तुम आओ। क्योंकि अब देखो थोड़ा फैमिली में जब होते हैं तो डेली जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो फिर ऐसा होता है कि बीच में अगर आना है, तुम्हें किसी चीज़ के लिए ज़रूरत है तो तुम आओ। इस तरह के हमें गुरु मिले वहाँ पर। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने एकेडमी की बात की, तो जब भी हम जुड़ते हैं और सीखते हैं ऐसे एकेडमी में जाके तो एक काफ़ी अलग माहौल हमें मिलता है और प्रैक्टिस का भी एक हमें अलग माहौल मिलता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आप एकेडमी से जुड़ी तो एक नई जर्नी आपकी शुरू हुई है, तो उस जर्नी के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि आपकी प्रैक्टिस किस तरह से हुई और वो जर्नी अभी तक कैसे चल रही है। जी देखिए, जर्नी तो अब शुरू किया जब हमने प्रोफेशनली सीखना शुरू किया। जैसा मैंने कहा तो हमने स्कूल में भी सीखा ही था, लेकिन अगर मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूल में एक स्पेसिफिक आपका रहता है सिलेबस कि आपको बस ये कंप्लीट करना है और हो गया। लेकिन एग्जैक्ट क्या स्केलिंग है, कैसे आपको गाना है, आपका किस किस मूड्स सॉन्ग, अब इसमें संगीत में देखिए मूड्स रहते हैं कि किस किस मूड का गाना है, क्या है, वो चीज़ें अगर हम प्रोफेशनली कहें तो मैंने वो एकेडमी में जाकर सीखी, अपने गुरु से सीखी। और सफ़र की बात करें, देखिए प्रैक्टिस का जो है हमारा मॉर्निंग में हम जाते थे तो सर पहले हमें जो है थ्योरेटिकली भी चलना पड़ता है तो थ्योरी करवाते थे, फिर हमारा 1 घंटे जो है प्रैक्टिकल चलता था। वो प्रैक्टिकली हमसे जो है गवाएंगे या फिर हारमोनियम वगैरह जो भी रहता था वो करवाएंगे सब कुछ। तो 1 घंटे का उनका हमारा प्रैक्टिकल का रहता था। फिर उसके बीच में अगर मान लीजिए हम कहीं कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हैं कि बीच में कोई कॉम्पिटिशन आ गया है तो कंपटीशन के लिए ये होता था कि क्लास तो हमारी अलग है, तो उसके अलावा हमें जो है प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता था। या बीच में कोई छुट्टी आ रही है तो छुट्टी में वो हमें बुला लेंगे कि तुम आ जाना, तुम्हारी प्रेपरेशन अभी नहीं है प्रॉपर। तो फिर हम जाते थे छुट्टी वाले दिन भी। तो जैसा मैंने कहा ना कि उनका सपोर्ट हमें फादर फिगर की तरह रहा है, तो हमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि छुट्टी है और कल हमारा कंपटीशन है तो आज हम क्या करें। फिर भी वो हमें बुलाते थे कि आज संडे है, चाहे जो भी है तुम आ जाओ और जो है प्रैक्टिस कर लो अपनी। मतलब कहा जाए कि जो गुरु का सपोर्ट है वो आपको हमेशा से रहा। और जैसे कि हम जानते भी हैं कि आपका हाल ही में जो एक गाना है वो भी इसी एकेडमी के साथ बना है। तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं और थोड़ा सा गुनगुना दें और साथ ही हम अपने दर्शकों को भी वो ज़रूर सुनाएंगे। जी देखिए, पहले मैं इस सॉन्ग के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ कि हमने इसमें केतन तोमर ने ये गाना बनाया है और अरविंद सर हैं, उन्होंने ये लिखा है। तो हमने ये गाना आज से 3-4 साल पहले रिकॉर्ड किया था चंडीगढ़ में पहले। तो फिर केतन एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर वो थे, तो उनका क्या था कि उन्हें वो पसंद नहीं आया, क्या रीजंस थे मुझे पता नहीं। तो फिर हमने वो लॉन्च नहीं किया गाना। फिर उसके बाद वही है, फिर शादी हो गई मेरी तो थोड़ा हम अनटच हो गए इन चीज़ों से कि मैं सीखने नहीं जा पा रही थी बीच में। फिर जैसा भी चला, फिर अभी रिसेंटली केतन ने कहा, उसका कॉल आया मुझे कि दिशा मैं सोच रहा हूँ कि वो सॉन्ग हम अब कर लेते हैं कि और हम रिकॉर्डिंग उसकी यहीं करेंगे और मैं खुद करूँगा सारा उसको, जो भी उसका सिस्टम रहेगा। तो बस फिर हमने वो रिकॉर्ड किया, क्योंकि वो गाना 4 साल से पड़ा था तो कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे था कि नहीं यार करना तो हमें है वो सॉन्ग। बेशक वहाँ से पसंद नहीं आया, तो अब जो है इस बार फाइनली हमने उसे लॉन्च किया और केतन ने उसे म्यूज़िक उसमें दिया है। तो थोड़ा सा मैं 2 लाइनें गुनगुना दूँगी। आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए और साथ ही हम अपने दर्शकों को भी आपका वो सॉन्ग सुनाएंगे। जी ज़रूर। मैं लाली तेरी संजा दी, तू रात दा चन वे, मैं लाली तेरी संजा दी, तू रात दा चन वे, ना दूरों तकिया करे हानिया, ना दूरों तकिया करे हानिया, आ कोल कदे ता मेरे कुड़ी मरदी है तेरे ते तैनू, मैं लाली तेरी संजा दी, तू रात दा चन वे, मैं लाली तेरी संजा दी, तू रात दा चन वे, ना दूरों तकिया करे हानिया, ना दूरों
तू सोवे निंदरा च मेरी सवेरे आँच जगदा मैं एक दिन सा मेरे जग कोलों दी तू लंघदा जिंदड़ी मार दिया तेरे ते दिल वाली गल तो मन वे बिल्कुल मैम, जैसे कि अभी हमने एक झलक भी देखी आपके जो सॉन्ग रिकॉर्डिंग आपने की है, तो ये रिकॉर्डिंग आपकी कब की थी? और थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे क्योंकि जब हम रिकॉर्डिंग पे जाते हैं, नई नई जगह पे जाते हैं तो नया सा एक्सपीरियंस रहता है। तो जब आप रिकॉर्डिंग पे जाते हैं, तो जब आपने शुरुआत की थी रिकॉर्डिंग की, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा था आपका? जी देखिए, तो पहले जो अभी रिकॉर्डिंग चली थी मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी ने एक थीम सेट किया है कि वो हर मंथ जो है एक मंथली परफॉर्मेंस करवाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे का जो स्टेज का एक फियर है ना, वो निकल जाता है, क्योंकि आप हर मंथ जो है परफॉर्म कर रहे हो स्टेज पे, आपको एक स्टेज दिया जा रहा है, तो उससे हमारा जो है बहुत ज़्यादा स्टेज का फियर निकल गया था। स्टार्टिंग में जब सर ने ये स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं हम लोग ना ऐसे डर जाते थे कि यार परफॉर्मेंस है। तो ये जो था, ये मंडी का एक फोक है, पींग इसे कहते हैं, तो ये उस समय मैंने गाया था मंथली परफॉर्मेंस में। बाकी प्रोफेशनली अगर मैं रिकॉर्डिंग की बात करूं तो जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था वो कहते हैं ना, नई नई चीज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें डर लगा रहता है, तो बस एक डर भी था अंदर कहीं ना कहीं, लेकिन एक एक्साइटमेंट भी थी कि मैं रिकॉर्डिंग करने आई हूँ, एक स्टूडियो में आई हूँ, पहली बार स्टूडियो देखा, स्टूडियो में गए, तो हाँ डर भी था कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ बहुत इन्जॉय किया था मैंने वो टाइम। और फर्स्ट टेक में ऑब्वियसली नहीं हुआ था तो टेक्स लिए काफ़ी टाइम भी लगा रिकॉर्डिंग में, लेकिन बहुत इन्जॉय किया था, वो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि हमने आपसे भजन भी सुना, आपने एक हिंदी सॉन्ग भी सुनाया, और अभी हमने देखा भी कि आपने बताया कि जो फोक है मंडी का, ये भी आपने गाया। तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि जैसे हम सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं, तो आप कौन कौन से किस किस तरह के जो है सॉन्ग्स गाती हैं, और अगर हम फेवरेट जॉनर की बात करें अपने, तो वो आपका कौन सा है? देखिए गाती तो मैं फोक भी गाती हूँ, बॉलीवुड भी गाती हूँ, फिर पंजाबी भी गाते हैं, लेकिन अगर आप मेरा एक फेवरेट जोन की बात करेंगे तो मेरा हमेशा से ना एक पंजाबी जोन जो है फेवरेट रहा है, सुनने में भी। हाँ रिलैक्सिंग होते हैं बॉलीवुड के कुछ सॉन्ग्स, लेकिन पता नहीं पंजाबी से मेरा क्या एक अलग सा टच रहा है बचपन से, मुझे पंजाबी सुनना बहुत पसंद है। तो जब से हमारे पास कुछ सुविधाएं आई कि हमें सुनना है किसी चीज़ में, फ़ोन आने शुरू हुए, टीवी पे देखा, तो मैं पंजाबी ज़्यादा प्रेफर करती थी कि पंजाबी सुनना है। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी तभी मैंने आपसे पूछा कि आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है, तो पंजाबी जैसे कि आपने बताया, तो मैं चाहूँगी कि आप अपना कोई फेवरेट पंजाबी सॉन्ग अगर हमारे दर्शकों को सुना दें। जी एवे रुस्सिया ना कर मेरी जान सजना, एवे रुस्सिया ना कर मेरी जान सजना,
एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना, एवें रुस्सिया ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। कोई अपना होवे ते सुख दुख वंडदा, किसी गैर ते करिए के मान सजना, कदे साडा भी ते बन मेहमान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। बिल्कुल मैम, बहुत बेहतरीन जैसे आपने गाया। जब भी हम अपनी जो पसंदीदा म्यूज़िक है उससे जुड़ते हैं तो एक अलग सा जो है हमें एक्सपीरियंस मिलता है, और अलग सा अगर हम रूहानी जो एक्सपीरियंस बोले वो भी हमें मिलता है। तो जैसे कि हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, आपने परफॉर्म किया, जैसे हमने आपके रिकॉर्डिंग की बात की कि किस तरह से शुरुआत हुई थी, तो अभी मैं यही जानना चाहूँगी आपसे कि जैसे हम परफॉर्म करते हैं अलग अलग जगह पे, तो जब हम कॉलेज में परफॉर्म करते हैं, सीखते हैं, वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन जब हम लोगों के सामने आते हैं, ऑडियंस के सामने आते हैं, तो वो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होता है। तो वही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जब पहला अपना ऐसा जो है परफॉर्मेंस दिया था वो कहाँ दिया था, और साथ ही अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो आप कहाँ कहाँ आपने परफॉर्म किया है? जी देखिए, अगर आप एक एज अ कंपटीशन में स्टार्टिंग में कहूँगी कि जो कंपटीशन का एक दौर चला कि हमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। जब प्रोफेशनली सीखना शुरू किया तो ऑब्वियसली अगर आप सीख रहे हैं तो एक मंच पे जाना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपका जो है खुद पे भी आपको पता लगता है कि हाँ आप में कितनी काबिलियत है, आपको अभी कितना और सीखने की ज़रूरत है। और संगीत तो कहूँगी कि ऐसी चीज़ है कि उसे सीखते ही रहो, वो ऐसा लगता है फिर भी हमें कि अभी हमें कुछ भी नहीं आता है। तो जब मैंने पहला जो ऑडिशन दिया, यहाँ पे एक कंपटीशन होता है रफ़ी नाइट शिमला करके होता था, तो उसमें यहाँ पे ऑडिशन हुआ और सोलन में उसके फाइनल्स होते हैं। तो मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने ऑडिशन दिया, और ऑडिशन में ऑब्वियसली बहुत डर गई थी मैं। फिर भी चलो सिलेक्शन हुआ, आगे नेक्स्ट उसके लिए राउंड के लिए हम गए। फिर सोलन में उसका हुआ, तो उसमें मैं थर्ड रही थी शायद सीनियर्स कैटेगरी में। तो डर वाला एक एक्सपीरियंस तो था डेफिनेटली, क्योंकि आप इतनी पब्लिक को आगे फेस कर रहे हो, और वो भी जब कभी गाया ही नहीं स्टेज पे। स्कूल में ठीक है, स्कूल में गा रहे बच्चे होते हैं सामने, वो इतना डर नहीं होता है ना उस समय कि हाँ यार बच्चे हैं अपने फ्रेंड से सामने बैठे हुए। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनली बाहर निकलते हो तो आपके आगे एक ऐसी पब्लिक बैठी है जो आप उन्हें कभी जाना नहीं है, आपने उन्हें कभी देखा नहीं है आपने, फिर उनके आगे आपको परफॉर्म करना है। तो हमें एक डर रहता है अंदर कि यार पता नहीं कैसे मुझे जज करेंगे ये लोग, कैसा गा रही हूँ मैं। तो हाँ वो डर ज़रूर था, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस था और अच्छा एक कंपटीशन रहा उस समय। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कि किस तरह से आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और ऑडिशन आपने दिया था। जब भी हम ऑडिशन देते हैं या कहीं नई जगह जाते हैं तो काफ़ी कॉन्शियस भी हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग हमारे साथ होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग भी हमारे साथ होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले भी काफ़ी जो है कॉम्पिटिशन्स में जा चुके हैं, जीत चुके हैं, वो भी साथ में होते हैं। तो एक प्रेशर जो है वो भी हमें महसूस होता है। बिल्कुल। तो जब हम ऐसे किसी भी कलाकार की बात करें या किसी भी कला की हम बात करें, तो जब हम इस तरह से आगे जाते हैं और ये प्रेशर जब हम फील करते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल का अलग तरीका होता है उससे डील करने का। तो वो जब प्रेशर आपको आता है परफॉर्मेंस से पहले, चाहे ऑडिशन देती बार या जब आप परफॉर्म करने वाली होती हैं कहीं, तो वो प्रेशर से आप कैसे डील करती हैं और क्या आपका तरीका है? जी देखिए, अब तो कहूँ तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि अब इतना डर नहीं लगता जब हम स्टेज पे जाते हैं। लेकिन हाँ, जो वो समय था जब हम स्टेज पे जाते हुए डरते थे, तो अगर मान लीजिए मेरे साथ 2-4 मेरे कोई फ्रेंड्स खड़े हैं और वो मुझसे बात कर रहे हैं, मेरा क्या होता था, अभी मुझसे बात मत करो, अभी मुझे लेट मी प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर कि मैं स्टेज पे जा रही हूँ और मुझे गाना है। तो उनको मैं पहले चुप करवाती थी, फिर मैं अपने मन में सिंपल सी एक लाइन बोलती थी कि दिशा, डरेगी तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस तेरी खराब होगी। बिल्कुल। तो डर के फ़ायदा नहीं है, परफॉर्मेंस पे ध्यान दे, बस ये सोच सामने कोई बैठा ही नहीं है और तू ही सब कुछ है, तू बेस्ट करती है, यू आर द बेस्ट। बस उस समय एक ये थॉट मैं अपने माइंड में डालती थी कि दिशा तू बेस्ट है और तू बेस्ट गाएगी और तू जा बेस्ट स्टेज पे। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम डर के जा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगा, और वो होती भी थी। वो दिखता था कि हाँ मैं डर गई थी। तो मैंने धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस आगे किया, तो मैंने बस यही सोचा खुद को, जब भी स्टेज पे जाना है तो दिशा बस ये सोचो यू आर द बेस्ट और अपना अच्छा देकर आओ स्टेज पे। जी बिल्कुल, हमें अपने आप को ही कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, और जैसे कि आपने एक अच्छी बात की कि यू आर द बेस्ट और हमें बस अपना भी बेस्ट देना है वहाँ पर। तो मैम, जैसे कि आपने बात की कि आपने कई जगह जो है परफॉर्म किया है, और हिमाचल में जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेले बहुत फेमस है और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं
हैं, फंक्शंस होते हैं जो हिमाचल में बहुत फेमस है, तो जब आप परफॉर्म करती हैं, अलग अलग जगह आप जाती हैं, तो हम एक बैरियर की बात करें अगर लैंग्वेज तो लैंग्वेज एक तरह से बैरियर भी है और एक तरह से हेल्पफुल भी है। तो जब आप परफॉर्म करती हैं अलग अलग जगह पे हिमाचल के, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं कि 100 कोस पर पानी और जो वाणी है वो बदल जाती है, बदलती है। तो जब आप इस तरह से परफॉर्म करती हैं तो लैंग्वेज किस तरह से आपको हेल्प करता है, बैरियर क्रिएट करता है या लोगों को जोड़ता है, वो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है? जी देखिए, पहली बात तो जो लैंग्वेज है ना, अगर एक म्यूज़िक लवर है जो गीत सुनने आया है कि हाँ उसी सिंगर को सुनना है, तो लैंग्वेज मुझे नहीं लगता कहीं भी एक बैरियर है, क्योंकि वो उस समय एंजॉय कर रहा है, सामने सिंगर क्या गा रहा है उस चीज़ को एंजॉय कर रहा है, और हमारे जो देखिए इंस्ट्रूमेंट वाले होते हैं उनका वो एंजॉय कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज इतना बैरियर नहीं रहता है। और दूसरी बात, हिमाचल में जैसा आपने कहा ना, थोड़ी थोड़ी देर पे जो है लैंग्वेजेस चेंज हो जाती है। तो मैं अगर अपनी बात कहूँ तो अगर मैंने अभी हिमाचल में देखिए अपना मंडी है, शिवरात्रि फेयर होता है, ये अपना समर फेस्टिवल होता है, और रामपुर में लवी फेयर होता है, सोलन में होता है शूलिनी, तो अभी इन जगह पे मैंने परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है कि सभी समझते हैं, तो मेरा क्या होता है कि जहाँ मुझे ऐसा लगता है, जैसे आप रामपुर साइड चले जाओ तो ऑब्वियसली थोड़ा लैंग्वेज का ये होता है कि हाँ प्रेफर करते हैं लोग कि हमें पहाड़ी सुनना है या उस तरह का कुछ सुनना है, तो मेरा ये रहता है कि मैं कुछ ऐसे सॉन्ग लेती हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार ये सब इंजॉय करेंगे, और हिंदी लैंग्वेज में, तो थोड़ा मैं इस तरह का सॉन्ग गाना पसंद करती हूँ। बाकी लैंग्वेज बैरियर मुझे नहीं लगता कि हो सकता है म्यूजिक लवर्स के लिए। बाकी हाँ, अगर आप सिर्फ एक श्रोता बन के आए हो तो हो सकता है कहीं ना कहीं सुनने वाले को आपसे थोड़ी शिकायत रह सकती है कि यार अगर ये नाटी गाती, ये पहाड़ी गाते तो अच्छा था, लेकिन समझ अपनी अपनी है सबकी, क्योंकि मैं किस जोन में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जो संगीत है वो सबको जोड़ता है। तो जैसे कि हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, फोक की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी आपसे कि अगर आप हमारा हिमाचली फोक एक सुना दें हमारे दर्शकों को। जी ज़रूर। पारो आया बहन सारा, पारो आया बहन सारा, बेशलो भुइंदी मेरी अमकुए, दिन भी तो चाहे सारा, हो दिन भी तो चाहे सारा, गला तू लाई जा मेरी अमकुए, लाई जा मेरी अमकुए, पारो आया बहन ज़ारा हो। जी बेहद खूबसूरत। जब हम हिमाचली फोक की बात करते हैं, जैसे कि अभी आपने गुनगुनाया भी और अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया, तो हम जानते हैं कि वाद्य यंत्र हिमाचल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर चाहे हम फंक्शंस की बात करें, चाहे हम मेलों की बात करें, या हम अपने ऐसे काम की बात करें जहाँ पर देवता की पूजा होती है, वहाँ पर वाद्य यंत्र जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और जैसे कि हमने कहा भी कि जो संगीत है वो लोगों को जोड़ता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप फोक से जुड़ती हैं, हिमाचल के कल्चर से जुड़ती हैं, तो उन वाद्य यंत्रों का, हमारे हिमाचली वाद्य यंत्रों का कितना जो है महत्व है हमारे संगीत में, हमारे गीत में और हमारे कल्चर में? जी देखिए, कल्चर की अगर हम बात करेंगे तो कल्चर में डेफिनेटली जो हमारे पहाड़ी, जो हमारे कल्चर के जो हमारे वाद्य यंत्र हैं उनकी बहुत एक इम्पॉर्टेंस है। जैसा आपने कहा ना कि मंदिरों में भी अगर कोई पूजा हो रही है देवते की, तो वहाँ आपको वाद्य यंत्र चाहिए ही चाहिए। दूसरा, आपने देखा होगा हमारे हिमाचली जो शादियाँ होती हैं, तो सबका अपना अपना कल्चर है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना कल्चर है, लेकिन अगर मैं यहाँ शिमला की बात करूँ तो हमारे ना ज़रूर वो जो है नगाड़े उन्हें कहते हैं, वो पहले देवते के नाम से वो ज़रूर बजाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए शादी आ रही है तो वो शुभ माना जाता है कि उसके बाद जो है आपके सारे कार्य अच्छे से निपट जाते हैं। दूसरा, म्यूज़िक में कहूँ तो संगीत और जो वाद्य और गायन जो है ये दोनों एक साथ चलते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि गा रहे हैं तो ठीक है जी और वाद्य यंत्र चल रहा है, लेकिन ये दोनों एक साथ चलेंगे। एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, उस तरह से ये एक है कि हाँ ये दोनों एक साथ चलेंगे। गायन के बिना वादन का भी महत्व कम है और वादन के बिना गायन का भी। तो वाद्य यंत्रों का एक बहुत अपना एक अलग महत्व है। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने बताया कि वाद्य यंत्रों का कितना महत्व है, साथ ही इसी के साथ मेरे मन में एक और प्रश्न आ रहा है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी, बहुत एडवांस हो रही है और जो लोग हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, और आजकल अगर हम बात करें तो एक क्लिक पे हमें सब जो है मिल जाता है। तो जिस तरह से अभी हम वाद्य यंत्रों की बात करें, इसी के साथ अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें और साथ ही हम रिमिक्स की भी बात करें, तो आपका उसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि हम देखते हैं कई बार अक्सर हम
हम आज अभी भी देख पा रहे हैं जी। कि जो हमारे पुराने लोकगीत थे, क्लासिकल सॉन्ग्स है, हिंदी सॉन्ग्स है, वो रिमिक्स होके आते हैं, नया म्यूजिक उसमें जुड़ता है, तो एक अलग तरीके से उसे पेश किया जाता है। तो आपका उसके बारे में क्या कहना है और आप क्या समझती हैं रिमिक्स से? जी देखिए, टेक्नोलॉजी आजकल बहुत एडवांस हो गई है जी, और रिमिक्स की अगर हम बात करेंगे तो ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक बुरी बात है। रिमिक्स आ रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक जो समझने और आज की जनरेशन को जो एक चीज़ पता होनी चाहिए वो है कि आप रिमिक्स बना रहे हो ठीक है, लेकिन जो उसका एक ओरिजिनल था आपको उसे नहीं भूलना है, आपको उसका ज्ञान एक होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अभी मैं एक अगर सॉन्ग, हिमाचली एक सॉन्ग की बात करूँ, जैसे मायनी मेरी सॉन्ग है, उसका एक नया वर्जन बना है, तो वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आज की जो न्यू जनरेशन है ना, अगर आप देखेंगे, उनको सिर्फ वो न्यू वर्जन आता है, बिल्कुल, उनको वो जो उसका ओरिजिनल वर्जन है उसके बारे में पता ही नहीं है कि इसका ओरिजिनल वर्जन क्या है। तो रिमिक्स बुरी बात नहीं है, और आप जो नए उसमें जोड़ रहे हो वो गलत बात नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ ओरिजिनल को मत भूलो, क्योंकि अगर हम ओरिजिनल से जुड़े रहेंगे तभी वो एक रूहानियत है वो रिमिक्स में भी जाएगी आपकी। ओरिजिनल ज़रूर आना चाहिए। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं सॉन्ग्स की, और जैसे कि ओरिजिनलिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। तो जैसे कि आपने बताया, आप हिंदी सॉन्ग्स भी गाती हैं, पंजाबी सॉन्ग्स भी गाती हैं, फोक भी आप गाती हैं, भजन भी गाती हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमारे दर्शकों के लिए फ़िलहाल एक हिंदी सॉन्ग सुना दें। जी ज़रूर। ये सॉन्ग है, ये ना मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने सारे कॉम्पिटिशन्स में गाया है, तो इस सॉन्ग के साथ कुछ अलग ही अटैचमेंट है। किसे पूछूं है ऐसा क्यों, बेजुबां सा वक्त भी यहाँ है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, पसीजते हैं सपने क्यों आँखों में, लकीरें जब भीगे इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जी बिल्कुल मैम, कितनी खूबसूरती से जो ये है आपने गाना गाया, और अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें या लगाव की बात करें, वो दिखता है जब हम गाते हैं या अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे कि पहले हमने थोड़ा सी बात की थी चैलेंजेस के बारे में, आपने कॉलेज टाइम का जो है एक किस्सा हमें सुनाया था। तो जब भी एक कलाकार या कोई भी अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, कोई भी जॉब हो या कला में आगे जाना हो, कोई भी कलाकार हो, तो चैलेंजेस उन्हें कई सारे फेस करने पड़ते हैं, और कदम कदम पे हम कहें तो कलाकार को चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हम एक अलग जो है अपनी लाइफ के लिए लाइन चूज़ कर रहे हैं, अपना फ्यूचर चूज़ कर रहे हैं। तो जब आपने चूज़ किया अपना फ्यूचर म्यूज़िक में, तो आपको किस तरह के चैलेंजेस आए? क्योंकि हम देखते हैं कि जॉब एक हमें स्टेबल जो प्रोफेशन है उसकी ज़्यादा हम बातचीत करते हैं, और कला के मामले में थोड़ा सा भी जो है हिचकिचाहट होती है, थोड़ा सा हम पीछे जो है एक स्टेप ले लेते हैं। तो आपने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए, और अगर हम कहें तो उनसे निकल कर आप कैसे बाहर आए? जी देखिए, कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन आप उनसे कैसे बाहर निकलते हो और एक स्माइल अपने फेस पे रखना उस प्रॉब्लम के होते हुए भी, दैट इज़ आर्ट ऑफ लाइफ। तो हम प्रॉब्लम्स आई, बहुत आई, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आई है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था कि होता है ना, लोग कहते हैं अरे यार वो तो बस गाने गाने जाती है, बाकी कुछ नहीं करती है। फिर मैंने थोड़ा सा बीच में गैप दिया, उसके बाद मैंने खुद को फिर से प्रिपेयर किया। मैंने कहा यार किसको खुश करने में लगी हूँ मैं, जब मेरी हैप्पीनेस म्यूज़िक में है तो मैंने क्यों औरों को खुश करना है। तो मैंने खुद को एक बारी फिर से स्टेबल किया कि कोई बात नहीं दिशा, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, सबसे बड़ी बात, जब वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरगेट अबाउट द पीपल्स कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं।
तो मैंने बस वो वहाँ से स्टार्ट किया। तो पेरेंट्स का जैसे मैंने कहा हमेशा से एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है जी। फिर शादी हुई, आफ्टर मैरिज जैसा अभी भी कंटिन्यू है मेरा जो म्यूज़िक है, हम शोज़ करने जाते हैं, सब कुछ है। तो शादी के बाद हस्बैंड का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, उनकी तरफ से भी मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ मत जाओ, या होता है कई बार शोज़ नाइट में भी होते हैं कि आप मत जाओ वहाँ पर, तो उनकी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं रहा, तो बहुत ही अच्छा। फिर एक बड़ा चैलेंज मेरी लाइफ में आया जब मेरे बेबी हुआ जी। उसके बाद जब कहीं शो के लिए जाना होता था तो मुझे बेबी की टेंशन रहती थी कि यार अब ये कैसे रहेगा, किसके पास रहेगा। उस समय भी मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और साथ में मेरी बड़ी सिस्टर्स हैं, हम 5 सिस्टर्स हैं, तो मैं सबसे छोटी हूँ। तो जो मेरी बड़ी सिस्टर्स हैं उनकी बेटियाँ जो है वो हमारे बराबर हो चुकी है इस समय। तो उनका इतना सपोर्ट रहा है ना बेटियों का कि उनका ये होता था सुबह मैंने उन्हें बुलाना कि यार मेरे आज ऐसे ऐसे शो है प्लीज़ आ जा, और उसने पूरे दिन उसे संभालना है मेरे बेबी को। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि बीइंग अ मदर आपको घर से बाहर जब आपने स्टेप रखना है, आप स्टेप तो बाहर रख रहे हो लेकिन वो टेंशन रहती है यार ये रोएगा तो नहीं, यार ये कैसे दिन भर मैनेज करेगा। तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे, उन्होंने बहुत अच्छे से उसे संभाला है और टेंशन ही नहीं होती थी मुझे दिन भर। मैं कॉल करती थी मासी डोंट वरी, ये खेल रहा है, अपने खा रहा है, सो रहा है, सब कुछ होके आप अपना काम निपटा के आओ। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो मुझे लगा था कि मेरी लाइफ में एक आया। बाकी तो पेरेंट्स का सपोर्ट अच्छा रहा, हस्बैंड का सपोर्ट अच्छा रहा, ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। जी बिल्कुल, मतलब कहा जाए जितने भी चैलेंजेस आए पेरेंट्स ने जो फैमिली ने सपोर्ट किया, आपके हस्बैंड ने सपोर्ट किया, और मतलब कहा जाए तो जो पूरा माहौल है आपकी पूरी फैमिली है वो सब सपोर्टिंग है। और जो खुद आपके पास चैलेंजेस आए उनसे भी आपने एक कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लिया, कोई ना कोई रास्ता, क्योंकि हमें निकालना ही पड़ता है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। या तो आप परेशान हो जाओ और आप एक जगह बैठ के ये सोचो कि अब मैं क्या करूं, या फिर दूसरा रास्ता हो सकता है कि आप एक स्माइल करो और बस सोचो कि बस मुझे पता है मुझे इससे बाहर तो निकलना ही है, निकलना पड़ेगा, आपके पास कोई सेकंड चॉइस नहीं है। तो बस मेरा यही होता था कि दिशा लेट्स डू इट, क्योंकि करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हम संगीत की ही बात करें, और आप ही ने कहा था कि जो संगीत है वो सूदिंग है, हम सब भी जानते हैं। और जैसे कि हमने आपके इतने सारे अलग अलग सॉन्ग्स के बारे में जाना, आप हिंदी भी गाती हैं, फोक भी गाती हैं, पंजाबी भी गाती हैं, तो मैं चाहूँगी कि आपका इन सब में से जो एक कोई फेवरेट, आपका फेवरेट सॉन्ग है वो आप हमारे दर्शकों को सुना दें। मेरा फेवरेट, वैसे तो मेरे सारे सॉन्ग फेवरेट हैं जी, बट यहाँ एक है इशारों इशारों में। जी जी। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, मोहब्बत जो करते हैं वो मोहब्बत जताते नहीं, ओ मोहब्बत जो करते हैं वो मोहब्बत जताते नहीं, धड़कने अपने दिल की कभी किसी को सुनाते नहीं, किसी को सुनाते नहीं, मज़ा क्या रहा जब के खुद कर दिया हो, मोहब्बत का इज़हार अपनी ज़ुबान से, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। बिल्कुल, बहुत कितनी खूबसूरती से आपने ये जो है संगीत गाना है। और
और हम जैसे कि देख भी पा रहे हैं कि जो आपका लगाव है संगीत से वो कितना ज़्यादा जुड़ाव है आपका, और कितनी खूबसूरती से आपने गाया। तो मन तो करता है कि और भी आपसे जो है हम गीत सुनते जाए, लेकिन समय की जो है हमारे पास थोड़ी सी कमी है। तो जाते जाते एक प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि आप किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगी जो हमारे आने वाले सिंगर्स हैं, चंद शब्दों में? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि म्यूज़िक एक, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मेडिसिन है। दूसरी बात, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा इंडोर एक्टिविटीज़ में एक्टिव हैं, वो फ़ोन में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो उनके पेरेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है कि आप बच्चों को या तो म्यूज़िक में डाल दो, या मैं एक स्पोर्ट्स बीच में ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। म्यूज़िक या स्पोर्ट्स आप किसी में उसे डाल दो बच्चे को। वो जो हमारी कुछ बुरी आदतें होती हैं, आप देख ही सकते हैं, बहुत सारा है आजकल, उनमें भी नहीं जाएंगे। तो ये मैं इन शॉर्ट इतना ही कहूँगी कि ये एज अ मेडिसिन है, पेरेंट्स के लिए एक रास्ता है अपने बच्चों को जो है बुरी आदतों से थोड़ा दूर रखने का। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आज हमने आपसे बात की और बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमने आपसे जानी, संगीत के बारे में हमने आपसे जाना, म्यूज़िक जाना। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम में आज आने के लिए, और साथ ही मैं अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करूँगी हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। लेकिन दर्शकों, इतना ही नहीं, हम जाते जाते भी रिक्वेस्ट करेंगे दिशा जी से कि आप हमारे दर्शकों को जाते जाते भी एक संगीत जो है, गीत सुनाती हुई जाएं। जी, मैं एक गीत सुनाऊंगी जो मोस्टली मैं फंक्शंस में गाती हूँ। जी। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। मोटर ना बंगला मांगू, झुमका ना हार मांगू, दिल को जलाने वाले दिल का करार मांगू, सैया बेदर्दी मोरे थोड़ा सा प्यार दे दे, दुनिया बसा दे मेरी, किस्मत बना दे मेरी, अपना बना ले मेरी जान।